गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक इकोनॉमिक्स और डायनेमिक इकोनॉमिक्स के विभिन्न प्रकारों को डिटेल में। हमने पढ़ा था स्टैटिक इकोनॉमिक्स हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहला है माइक्रोस्टैटिक। माइक्रो इज़ व्यष्टि स्थैतिकी। इसमें हम क्या देखेंगे कि एक बार डिमांड और सप्लाई से जो प्राइस डिसाइड होती है उसके द्वारा जो इक्विलिब्रियम हमें प्राप्त होता है, केवल हम उसी एक स्थिति का अध्ययन करते हैं। हम ये मानते हैं कि जब तक डिमांड सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं होंगे तब तक यही इक्विलिब्रियम की स्थिति बनी रहेगी। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो आपका डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व, ये दोनों एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वह आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इस इक्विलिब्रियम से जो प्राइस आपको मिल रहा है वह है आपका OP इक्विलिब्रियम प्राइस और OQ है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इस तरह से इसमें हम सिर्फ एक इक्विलिब्रियम की दशा का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रकार है वो आता है व्यष्टि तुलनात्मक स्थितिकी, जिसमें हम माइक्रो के इक्विलिब्रियम के 2 अलग अलग स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अर्थात अगर मांग और पूर्ति में चेंज हुआ, अगर डिमांड और सप्लाई में चेंज हुआ तो हमें जो नया इक्विलिब्रियम प्राप्त होगा उस इक्विलिब्रियम से हम क्या तुलनात्मक अध्ययन कर सकते। जैसा कि इस डायग्राम में देखिए, डिमांड इंक्रीज हुआ, डिमांड कर्व राइट साइड शिफ्ट हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। पहले आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व था DD, जो कि शिफ्ट होकर हो गया D1। आपका ओरिजिनल इक्विलिब्रियम का लेवल था E, जहाँ पे पुराना डिमांड कर्व पुराने सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा था। जब डिमांड इंक्रीज हुआ तो आपका नया इक्विलिब्रियम शिफ्ट होकर हो गया है E1, मीन्स न्यू डिमांड ओल्ड सप्लाई को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसमें हम इक्विलिब्रियम के दोनों स्तर को तुलना कर सकते हैं कि पहले आपका इक्विलिब्रियम E लेवल पे था, फिर E1 हुआ। इक्विलिब्रियम में चेंजेस होने से प्राइस में कितना चेंज हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ है और आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई है। तो इस प्रकार माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक में हम इक्विलिब्रियम के 2 स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है मैक्रोस्टैटिक एनालिसिस। मैक्रोस्टैटिक एनालिसिस में देखिए 2 चीज़ें हैं, वन इज़ मैक्रो एंड वन इज़ स्टैटिक। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हम पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेकर स्टडी करते हैं। स्टैटिक क्या है? स्टैटिक मतलब स्थिर। तो जब हम मैक्रो मतलब जनरल लेवल पे इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं तो वो है मैक्रोस्टैटिक एनालिसिस। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आपका अपवर्ड स्लोपिंग ऊपर की तरफ जाता हुआ कंजम्पशन कर्व है। कंजम्पशन में जब आप इन्वेस्टमेंट को प्लस कर देंगे तो आपका एग्रीगेट डिमांड आएगा और एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई कर्व को आप Y जो इनकम कर्व है उससे भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है, Y = C+S होगा, I नहीं होगा। सो Y = C+S और एग्रीगेट डिमांड C+I। अब ये आया कहाँ से, ये आपके आगे के चैप्टर्स में डिटेल से आएगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि C+I इज़ एग्रीगेट डिमांड एंड Y = एग्रीगेट सप्लाई, जहाँ पे इकोनॉमी में कुल मांग और कुल पूर्ति एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, वो आपका इक्विलिब्रियम होगा। उस इक्विलिब्रियम के लेवल पे आपकी कंट्री में राष्ट्रीय आय कितनी है, उपभोग का स्तर क्या है, विनियोग का स्तर क्या है, उसको आप स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम का एक ही लेवल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। उसके बाद आता है मैक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक, मींस इसमें भी हम इक्विलिब्रियम के 2 अलग अलग स्तरों की तुलना करेंगे। जैसे हमने माइक्रो में कंपेयर किया, उसी तरह से हम मैक्रो में भी इक्विलिब्रियम के 2 अलग अलग लेवल को कंपेयर करेंगे। तो देखिए इसमें हमने देखा कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व तो वही है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है इसको हम परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। यह डिमांड के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हो सकता है। तो AS कर्व वही है, सिर्फ इसको स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ बढ़ा दिया है।
एग्रीगेट डिमांड का जो स्तर है, C+I का जो स्तर है वो ऊपर उठ गया है, मींस कंट्री में कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हुए हैं। आप देख रहे हैं डेल्टा आई मींस चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से एग्रीगेट डिमांड का लेवल अप हुआ, एडी अप होने से आपका इक्विलिब्रियम का लेवल ई से शिफ्ट होकर E1 पे आ गया है, मीन्स अब आपका संतुलन दूसरे स्तर पे आ गया है। और इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय जो है वह इंक्रीज़ हो गई है, कंट्री में नेशनल इनकम का लेवल इंक्रीज़ हो गया है, कंजम्पशन इंक्रीज़ हो गए हैं और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो गए हैं, मीन्स इकोनॉमी का लेवल अप हो गया है। तो इस तरह से हमने इसमें कंपेयर किया मैक्रो कंपैरेटिव एनालिसिस। तो हमने देखा कि आपका जो स्टैटिक एनालिसिस है उसमें सबसे पहले माइक्रोस्टैटिक, जिसमें सिर्फ माइक्रो लेवल के एक ही इक्विलिब्रियम को हमने स्टडी किया। उसके बाद माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक, जिसमें हमने माइक्रो में ही दो अलग अलग इक्विलिब्रियम के स्तर को कंपेयर किया। जिस तरह से हमने इस एग्जांपल में देखा डिमांड इंक्रीज़ हुआ है, वैसे ही डिमांड इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिमांड डिक्रीज़ भी हो सकता है, डिमांड स्थिर हो सकता है, सप्लाई इंक्रीज या सप्लाई डिक्रीज़ भी हो सकता है। उसके बाद हमने देखा मैक्रो लेवल पे चेंजेस, मैक्रो लेवल पे कंजम्पशन इंक्रीज़ हो सकता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो सकता है, और इसकी वजह से जब भी इक्विलिब्रियम में चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम के दो अलग अलग स्तर की हम तुलना कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ स्टैटिक इकोनॉमिक्स। स्टैटिक इकोनॉमिक्स यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट प्रायोगिक विश्लेषण। देखिए, हमने जब स्टैटिक और डायनेमिक एनालिसिस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने देखा था कि स्थिर अर्थव्यवस्था में या तो चेंजेस नहीं होते हैं अथवा चेंजेस अगर होते हैं तो उनमें चेंजेस की दर समान रहती है। डायनेमिक एनालिसिस में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और हम उन परिवर्तन से मिलने वाले नए संतुलन के साथ साथ प्रोसेस का भी अध्ययन करते हैं। डायनेमिक एनालिसिस के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज़ माइक्रो डायनेमिक एनालिसिस एंड सेकंड इज़ मैक्रो डायनेमिक एनालिसिस। माइक्रो मीन्स हम व्यक्तिगत स्तर पे जब संतुलन में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको स्टडी करते हैं, और मैक्रो में हम पूरी इकोनॉमी, जनरल इकोनॉमी के लेवल पे इक्विलिब्रियम में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको स्टडी हम करते हैं। तो जो माइक्रो डायनेमिक एनालिसिस है उसका पहला टाइप है स्टेबल कॉबवेब थियरी, स्थिर मक्कड़जाल सिद्धांत। इस सिद्धांत का अनुसार अगर एक बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी हो जाए, अगर एक बार इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम में कन्वर्ट भी हो जाए तो मार्केट फोर्सेस अपने आप काम करती है और इक्विलिब्रियम अपने आप डिसइक्विलिब्रियम वापस से इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, इक्विलिब्रियम अपने आप रीस्टोर हो जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, डी डिमांड कर्व है, एस सप्लाई कर्व है, ये दोनों कर्व वो है आपका एम पॉइंट, एम इज इक्विलिब्रियम। अब अगर किसी भी वजह से सप्लाई डिस्टर्ब हो गई, सप्लाई कम हो गई, इक्विलिब्रियम पे सप्लाई कितनी है, ओ क्यू। अब देखिए एम जो है वो ओ एक्स एक्सेस पे कहाँ मिल रहा है, क्यू पे, तो हम ये मानेंगे कि संतुलन के स्तर पे सप्लाई कितनी है, ओ क्यू, सप्लाई भी ओ क्यू है और डिमांड भी ओ क्यू है। अब अगर किसी भी वजह से सप्लाई कम होके ओ क्यू से हो जाती है ओ क्यू 1, तो देखिए आपका Q1 जो लाइन है वो कहाँ पे काट रहा है, एक मिनट, Q1 जो लाइन है वो आपका काट रहा है S1 पे, मीन्स आपका जब सप्लाई का क्वांटिटी कम हुआ मीन्स S1 हुआ, तो हमें पता है जब भी मार्केट में सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा, तो सप्लाई कम होने से प्राइस बढ़ के हो गया P1। अब हमें ये भी पता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई की क्वांटिटी इंक्रीज होती है, तो प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हुआ, सप्लाई इंक्रीज होके हो गया S2। सप्लाई इंक्रीज हुआ, डिमांड उतना ही है, तो क्या होगा, प्राइस लेवल फॉल होके हो जाएगा P2। अब प्राइस फॉल हुआ, जब कम प्राइस है तो सप्लायर ज़्यादा सप्लाई क्यों करेंगे, सप्लाई का लेवल फिर कम होगा और क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो आपका कम होके हो जाएगा S3। जब सप्लाई कम होके हुआ S3 तो प्राइस फिर बढ़ा, हो गया P3, प्राइस बढ़ा, सप्लाई फिर कम हुआ, हुआ S4,
फिर प्राइस कम हुआ P4, और इस तरह से ये मैकेनिज्म चलता रहेगा और ओरिजिनल इक्विलिब्रियम वापस रिस्टोर हो जाएगा। तो आपका ये जो कॉलब्रुक थियरी है वो ये कहता है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल रहता है। अगर किसी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो इंडिविजुअल्स को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मार्केट फोर्सेस अपने आप काम करेगी और इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो थियरी है माइक्रोडायनेमिक्स का, नेक्स्ट थियरी जो है सेकंड पार्ट जो है वो है अस्थिर मक्कर जाल, अनस्टेबल कॉलब्रुक थियरी। जैसे ही आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि जो स्थिर थियरी है उसका ऑपोजिट है अस्थिर, अनस्टेबल। मीन्स एक बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो वापस इक्विलिब्रियम पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ओरिजिनल क्वांटिटी इक्विलिब्रियम से बहुत दूर चली जाती है। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में आपका जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है वो M पॉइंट पे है। M पे DD और SS एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे डिमांड और सप्लाई की क्वांटिटी। अब अगर किसी भी वजह से यह संतुलन डगमगाता है, जैसे कि सपोज किसी भी फैक्टर्स की वजह से सप्लाई की क्वांटिटी कम हो गई, सप्लाई रिड्यूस होकर हो गया S1, तो सप्लाई जब रिड्यूस हुआ तो प्राइस इंक्रीज़ हुआ, डिमांड उतना ही है, मार्केट में सप्लाई कम हो गया है, तो नेचुरल सी बात है प्राइस बढ़ेगा। अब जब प्राइस बढ़ेगा तो हमें पता है कि प्राइस का क्वांटिटी सप्लाई पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है। प्राइस के बढ़ने से सप्लाई की क्वांटिटी इंक्रीज़ होके हो जाएगी S2। प्राइस P1 हुआ, सप्लाई इंक्रीज़ होकर हो गया S2। सप्लाई फिर इंक्रीज़ हुआ, डिमांड उतना ही है, प्राइस लेवल गिरेगा और प्राइस हो जाएगा P2। प्राइस फिर कम हुआ, प्राइस कम होने से सप्लाई की क्वांटिटी डिक्रीज़ होती है, सप्लाई और डिक्रीज़ हुआ और होकर हो गया S3। सप्लाई कम होने से प्राइस लेवल फिर बढ़ेगा, प्राइस हो गया P3। और इस तरह से ये मैकेनिज़्म जब तक चलता रहेगा जब तक हम इक्विलिब्रियम से बहुत दूर पहुंच चुके होंगे और इक्विलिब्रियम वापस रिस्टोर करने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाएगी। तो इस थियरी में हम यह मानकर चलते हैं कि एक बार अगर ओरिजिनल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो उसको रिस्टोर होने की चांसेस बहुत ही नहीं के बराबर होते हैं। माइक्रो लेवल पे डायनेमिक एनालिसिस पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे मैक्रो डायनेमिक एनालिसिस। मैक्रो डायनेमिक एनालिसिस इज समष्टि प्रावेगिक विश्लेषण। इसमें हम ये देखते हैं कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के स्तर में लगातार परिवर्तन होता रहता है और इन लगातार परिवर्तनों की वजह से नए इक्विलिब्रियम स्टोर होते रहते हैं। इसमें हम ये मान कर चलते हैं कि इकोनॉमी में कंजम्पशन का आज का जो स्तर है वो इससे पिछले समय की नेशनल इनकम पर डिपेंड करता है। क्योंकि होता ये है, हम ये मानते हैं कि इनकम के दो उपयोग है। इनकम का या तो कंजम्पशन होता है या सेविंग होती है। इनकम को उपभोक्ता या तो उपभोग करेगा या बचत करेगा। तो आज हमने जितना भी अर्न किया, एक उपभोक्ता ने आज जो अर्न किया उससे वो आने वाले समय में या तो कंज्यूम करेगा या सेव करेगा, तो उसका कल का कंजम्पशन आज के इनकम पे डिपेंड करता है। सो हम कह सकते हैं कंजम्पशन ऑफ टी टाइम डिपेंड्स ऑन इनकम ऑफ T-1 मीन्स पिछले समय पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट चेंज होंगे या जैसे जैसे कंजम्पशन का लेवल चेंज होगा, नए नए इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्टोर होते रहेंगे। जैसे ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था E, नया इक्विलिब्रियम है E1 और इसके बीच का जो प्रोसेस है उसमें हमने कई वेरिएबल्स देखे, जैसे कि EL मतलब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुआ। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होने से LM जितना जो है वो आपका नेशनल इनकम इंक्रीज़ हुआ। नेशनल इनकम इंक्रीज़ होने से NM जितना इन्वेस्टमेंट फिर इंक्रीज़ हुआ और NM जितना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होने से NO जितना आपका इनकम इंक्रीज़ हुआ। तो इस तरह से हम दो इक्विलिब्रियम का केवल कंपैरिजन नहीं करते हैं, दो इक्विलिब्रियम के बीच में जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज़्म है, उसको भी हम इसमें स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार हमारा स्टैटिक एनालिसिस और डायनेमिक एनालिसिस कंप्लीट होता है। इसमें हमने स्टैटिक और डायनेमिक इन दोनों की विशेषताएं, इनके टाइप्स डिटेल में पढ़े। अगले लेक्चर में हम कुछ नया लेकर आएंगे, तो आप इनको रिवीजन करिए और कुछ अगर डाउट्स हो तो मुझे मेल करिए। थैंक यू।